जैसे मैडम देखिए आज ये टॉपिक का बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। जैसे एक व्यक्ति है, उसका यूपी में बिजनेस है, हिमालय बिजनेस ए है, ठीक है। एमपी मध्य प्रदेश में बिजनेस बी है, ठीक है। और उसका दिल्ली में बिजनेस है, सी बिजनेस है। और ये है किसके, एक ही व्यक्ति के, ठीक है। अब इस व्यक्ति ने कंपोजिशन स्कीम ली, क्या ली बेटा, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम किसी एक बिजनेस के लिए नहीं मिलती, एक पैन नंबर पे मिलती है। पैन नंबर समझते हो, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन नंबर क्या है, परमानेंट अकाउंट। अब मान लीजिए इन तीनों का जो मालिक है वो राम है। कौन है, राम। तो इसमें पैन नंबर किसका लगा हुआ है, राम का, ठीक है। तो अगर इसने एक के लिए अप्लाई कर दिया कंपोजिशन, तो मतलब तीनों बिजनेसेस के जो अलग अलग स्टेट में, तीनों कंपोजिशन के दायरे में आ जाएंगे, ठीक है। अगर किसी एक ने डिफॉल्ट कर दिया, जैसे मान लो इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर दी, या 1.5 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस कर दी, किसी एक जगह पर जो उसका बिजनेस है उसने कोई डिफॉल्ट कर दिया, जो कंडीशन पूरी नहीं की, तो फिर जैसे मान लो मध्य प्रदेश में टर्नओवर 1 करोड़ 60 लाख होगी, तो 1.5 करोड़ से ज्यादा होगी, तो ये मध्य प्रदेश वाला बिजनेस क्या हो गया, कंपोजिट बाहर हो गया। तो अकेला मध्य प्रदेश वाला बाहर नहीं होगा, ये बिजनेस भी इसके बाहर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि है तो इसी व्यक्ति के। ये छूट ईच बिजनेस की नहीं है, ईच बिजनेस की नहीं है, एक व्यक्ति का जो पैन नंबर है उसके ऊपर है। अब उस व्यक्ति से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है वो सारे बाहर हो जाएंगे, समझा गया। और वैसे भी 1 2 3 ये इस व्यक्ति के बिजनेस है, 1.5 करोड़ की लिमिट देखते हो, तीनों बिजनेस की सेल देखेंगे, है तो इसी के ये। क्लियर होगी फिर बात। सर इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर देंगे तो वैसे ही कंपोजिशन नहीं ले पाएंगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7। PQR Limited is having two factory. One factory is located in UP, is manufacturing ready-made garments. Another factory in Telangana engaged in manufacturing of auto components. अब इसका मतलब ये नहीं है एक तेलंगाना में है और एक यूपी में है तो इंटरस्टेट सप्लाई है, ये कहाँ लिखा है इंटरस्टेट सप्लाई है। यूपी वाला यूपी माल बेचता होगा, तेलंगाना वाला तेलंगाना बेचता होगा। इस व्यक्ति के दो जगह बिजनेस है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि इंटरस्टेट सप्लाई करता है ये, वो तो क्वेश्चन बताएगा। आई बात समझ में। अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई करेगा तो ये कंपोजिशन नहीं ले सकता। अब देखो क्वेश्चन बोलता है, कहता यूपी की, देखो क्या लिखा है, इंटरस्टेट सप्लाई, अंडरलाइन करो क्या लिखा है, मेरे इधर देखो क्या लिखा है, 34 लाख। और इसकी तेलंगाना की क्या है, इंट्रास्टेट। टोटल सेल कितनी होगी, 56 लाख। अगर टोटल सेल देखें तो 56 लाख है, ले सकता है, ठीक है। लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है इसलिए नहीं ले सकता। बोलो समझ में आया क्या, कंडीशन पूरी नहीं हो रही ना। तो अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है इसने, द कंपनी वांट टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम फॉर फैक्ट्री इन यूपी। कहता जो यूपी में फैक्ट्री है उसके लिए कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है, एंड टैक्स इज नॉर्मल रेट इन तेलंगाना एडवाइज। और कहता यूपी में तो कंपोजिशन लेना चाहता है और तेलंगाना में नॉर्मल, मतलब कंपोजिशन नहीं लेना चाहता, गलत है। अगर कंपोजिशन लेगा तो सारे में मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो एक में भी नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति के जितने बिजनेस है उस सब में मिलेगा। पहले तो ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि यूपी में जो है वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है इसलिए उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। आंसर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(2) ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, ऑल द पर्सन रजिस्टर्ड विद द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब सेम पेन है उसका, समझ आ गया मेरी बात। अंडर compulsion to adopt the option of composition scheme. If one person adopt normal levy, then all other persons shall not be eligible to adopt the option of composition levy. मतलब एक ने भी अगर नॉर्मल ले ली तो सारे नॉर्मल है, एक ने भी कंपोजिशन ले ली तो सारे कंपोजिशन में है। ये नहीं कि एक बिजनेस में नॉर्मल दूसरे में कंपोजिशन, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक बात, और इस क्वेश्चन में तो वैसे भी नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सप्लाई करते हैं। देखो, hence PQR Limited can't opt for composition levy for the factory of in UP and option of normal levy for तेलंगाना factory, क्योंकि वो यूपी के लिए क्या नहीं ले सकता, कंपोजिशन, और तेलंगाना के लिए नॉर्मल स्कीम नहीं ले सकता।
क्योंकि दोनों के ऊपर क्या लगेगी, एक स्कीम लगेगी, और वैसे भी नहीं ले सकता क्योंकि वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं। आगे बात सुनो, कोई डाउट तो बोल दो, कोई है डाउट नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर जेड ए मैन्युफैक्चरर हु कीप्स नो इन्वेंट्री प्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन फॉर यू। कहता है उसने परचेज किए 70 लाख की, उसकी जीएसटी 5% है। सेल सेल एट फिक्स सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इस 75 लाख में बेटा टैक्स इंक्लूड है। कितना टैक्स इंक्लूड है बताओ? 5%। तो मैंने कहा था जब भी टैक्स इंक्लूड हो तो 100 प्लस रेट कर देना। क्या कर देना? हाँ, तो उससे आप विदाउट जीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। ठीक है जी, मतलब 75 लाख को 105 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्कस वेदर ही शुड ऑप्ट फॉर कंपोजिट स्कीम इफ कंपोजिट टैक्स इज 1% ऑफ टर्नओवर। कहता है वो बताओ कंपोजिट स्कीम ले सकता है या नहीं ले सकता। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या लिखता है, एक्सपेंस ऑफ कीपिंग डिटेल स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड अंडर द जीएसटी लॉ विल बी 2,40,000। कहता है अगर वो जीएसटी लॉ के अंदर आता है तो बुक्स वगैरह मेंटेन करता है, उसका साल का कितना खर्चा है? 2,40,000। भाई कितना इनपुट मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, उन सब का हिसाब किताब रखने के लिए खर्चा कितना लगता है उसका? मुनीम रखा हुआ है कुछ भी, 2,40,000। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग फ्यूअर रिकॉर्ड सेल कॉस्ट ऑफ भी 1 लाख अंडर कंपोजिशन स्कीम। अगर वो कंपोजिशन स्कीम लेगा तो उसका रख रखाव का खर्चा कितना लगेगा? 1 लाख। कितना लगेगा बेटा? 1 लाख। मतलब नॉर्मल स्कीम में 2,40,000 लगेगा और कंपोजिशन में कम लगेगा, तो हिसाब किताब कम रखना पड़ता है, 1 लाख लगेगा। अदर एक्सपेंस 1,80,000 पर एनम इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। और कहता है अदर खर्चे 1,80,000 होंगे, चाहे कोई भी मेथड दे दो बेटा। नो, अदर खर्चे 1,80,000 है, कंपोजिशन लेगा तो भी और नॉर्मल लेगा तो भी। ये देख लो क्वेश्चन एमजीएसयू में आया हुआ है, और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क दिया था, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। अब देखो, द कॉस्ट ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर अंडर 2 स्कीम इज एज अंडर। देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, दो कॉलम बना लिए बेटा, नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नो क्रेडिट अंडर कंपोजिशन स्कीम, हेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी हायर। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। जो आपने गुड्स बेचे हैं, इसने कितने ही गुड्स परचेज किए थे? 70 लाख के। नॉर्मल स्कीम में इनपुट मिल जाता है तो जीएसटी हमारा खर्चा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसका हमें क्या मिल जाता है? इनपुट मिल जाता है नॉर्मल स्कीम में। तो 70 लाख रुपए मेरा परचेज का लगा, बोलो। अपने को ये देखना है किसमें खर्चा ज्यादा लग रहा है बेटा। जिसमें खर्चा ज्यादा लग रहा है वो ऑप्शन बेकार है, जिसमें खर्चा कम लग रहा है। अब यहाँ प्रॉफिट निकालना होता तो प्रॉफिट जिसमें ज्यादा आता है वो ऑप्शन ले लेते। समझ में आ रही मेरी बात? परचेज प्राइस थोड़ा जुड़ा हुआ, शेयर भी जुड़ा हुआ तो ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट 70 लाख। कभी भी ये ऑप्शन करो ना तो एक करना पहले, कितनी बेटा? 70 लाख। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, कितने खर्चे लगते हैं? 240। और नॉर्मल एक्सपेंस कितने होते हैं? 180। मतलब नॉर्मल स्कीम में टोटल खर्चा आएगा 74,20,000। आ गया? अब सुनो, नॉर्मल स्कीम में जो गुड्स बेचेगा, सेल्स 75 लाख की है सेल, सेल में से कॉस्ट लेस करेगा तभी प्रॉफिट आएगा। 75 लाख की, लेकिन इस 75 लाख में जीएसटी जुड़ा हुआ है, तो डिवाइड बाय 105 इंटू 100 या डिवाइड बाय 105 इंटू 5 कर दो, जीएसटी आ जाएगा। बोलो बेटा, ये जीएसटी आ गया। अब इसमें से जीएसटी लेस कर देगा तो ये क्या आ जाएगा? सेल प्राइस आ जाएगा। या सीधा करो, देखो कैलकुलेटर पे, इसको तो मैं समझाना है बाबूजी को। पांच क्या चीज है? टैक्स निकाला बेटा इसने। तो इसमें 75 लाख में कॉस्ट सेल प्राइस और टैक्स दोनों, तो टैक्स को लेस कर दिया तो ये सेल प्राइस आ गया। तो इंटू 100 सीधा कर दे तो सेल प्राइस आ जाएगा विदाउट जीएसटी। नहीं समझ में आई बात मेरी? बेटा ये 75 लाख है ना, इसमें जीएसटी इंक्लूड है। कितनी? 100 की चीज बेचता तो 5 रुपए जीएसटी है, तो 105 की बिकी।
तो डिवाइड बाय 105 कर दे। तेरे को सेल प्राइस चाहिए विदाउट जीएसटी, तो इंटू 100 कर दे तो सीधा यही आ जाएगा, और इंटू 5 करेगा तो जीएसटी आ जाएगा। फिर जीएसटी आएगा, ये विद जीएसटी, ये जीएसटी है, तो इसमें से जीएसटी लेस कर दी तो ये सेल प्राइस आ गया विदाउट जीएसटी। आगे बात में मतलब आपको नेट सेल आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स इतना रुपए मिलेगा। कितना बेटा? 71 लाख ये मिलेगा। दिनेश सर आपने विदाउट जीएसटी क्यों किया? बेटा सुनो, क्योंकि जीएसटी का पैसा तो गवर्नमेंट को जाएगा। जीएसटी का पैसा किसको जाएगा? गवर्नमेंट को। हमारे पास तो नेट यही आएगा, और हमारा खर्चा कितना हो गया बेटा? 7420, और सेल प्राइस 71, तो हमें 2,77,143 रुपए का लॉस हो गया नॉर्मल स्कीम में। अगर इसी की जगह अपने क्या ले ले, कंपोजिशन ले ले, तो सुनना जरा ध्यान से भाई साहब, कंपोजिशन में हमें आईटीसी नहीं मिलता, कंपोजिशन में हमें आईटीसी नहीं मिलता। अब देखो हमने परचेज कितने में किया? 5% उसके ऊपर क्या है, तो 70 लाख का 5% 3,50,000, तो मतलब आपकी कॉस्ट 70 लाख नहीं होगी, आपकी कॉस्ट 73,50,000 होगी, क्योंकि कंपोजिशन में आपको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा, तो वो जीएसटी जो दे के आए हो आप, उसको आप परचेज का पार्ट मानोगे। आगे बात समझे? तो आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 73,50,000। ये बात समझ आ गई बेटा? इसमें मिलती क्रेडिट और इसमें नहीं मिलता। अच्छा, इस स्कीम में बुक्स को रखने का खर्चा 1 लाख है, लिखा हुआ क्वेश्चन पीछे, और इस स्कीम में अदर खर्चे, नॉर्मल खर्चे 81 है दोनों बार, ठीक है। तो इस स्कीम में आपका खर्चा होगा 76,30,000 टोटल कॉस्ट। अच्छा, इस स्कीम में आप बेचोगे कितने का? ये देखो कितने का बेचोगे बेटा? 75 लाख है ना, 75 बेचोगे। अब 75 का बेचेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या माना? अब यहाँ पर गलती हो जाती है, ये अब बुक वाले की दिक्कत, बुक वाले ने माना है, अपने को ये मानना है कंपोजिट, ये सेल प्राइस कितना है इसका? 75 लाख। अब मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, देखो ये 75 लाख में जीएसटी जुड़ा हुआ है, कितना? 5% जुड़ा हुआ है। कंपोजिट स्कीम में जब बेचेगा तो जीएसटी 5% थोड़ा जोड़ेगा, कितना जोड़ेगा? 1%। 1% है। अब इस बुक वाले ने क्या किया कि कहता है ये जो 75 लाख सेल प्राइस है, 75 लाख की सेल प्राइस मान लिया, अब आपने ऐसे ही मानना है, ठीक है, और इसमें से 1% क्या है? जीएसटी है। 1% जीएसटी, तो कहता 75 लाख का वो 1% जीएसटी देगा। 75 लाख का 1% जीएसटी बताओ कितना बना? 75,000। कहता 75 लाख रुपए उसको सेल करने जाएगा। इसका मतलब इसने ये मान लिया कि जब विदाउट जीएसटी बेचेगा ना, मतलब कंपोजिशन स्कीम में बेचेगा गुड्स को, तब भी कितने में बेचेगा? 75 में बेचेगा। समझ आ गई कि नहीं आ गई? जब जब वो विदाउट, मतलब बात भी सही है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि जो नॉर्मल स्कीम है वो भी 75 लाख का बेचेगा, और जो कंपोजिशन वो भी कितने का बेचेगा? 75 लाख का। लेकिन वो टैक्स नहीं ले सकता उस पर, कंपोजिशन डीलर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता और ना ही इनपुट ले सकता, तो उस पर उसको 1% टैक्स अपनी जेब से देना पड़ेगा। किसको? सेलर को। तो 75 लाख का 1% कितना हुआ? 76,000। तो उसकी जेब में नेट कितना आएगा? 74,25,000, और ये कॉस्ट है 76, तो इसमें भी लॉस आएगा 2,05,000। अब देखा जाए तो दोनों केस में लॉस आ रहा है, लेकिन लॉस आए तब क्या, प्रॉफिट तो आए जब वो देखना जिसमें ज्यादा हो वो ऑप्शन बढ़िया है, जब लॉस आए ना तो जिसमें लॉस कम आए वो ऑप्शन बढ़िया है। बोलो बात समझ आएगी? बताओ लॉस किसमें कम आ रहा है, तो अपने क्या लिखेंगे नीचे कि कंपोजिशन स्कीम बेटर है। ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आता है, इसमें कोई डाउट है तो मेरे से पूछ ले बेटा, इसको आराम से समझ ले यहीं पे 2 मिनट लगा के दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्ता ट्रेडर्स ए ट्रेडिंग कंसर्न Gupta Traders, a trading concern, has opted for composition scheme in financial year 22. It also provides a service by way of restaurant and catering.
बेटा ये क्या है, रेस्टोरेंट और कैटरिंग वाला मैंने बताया था विदाउट एनी लिमिट, याद है। इट फर्निशिंग यू विद द फॉलोइंग डिटेल ऑफ सप्लाई मेड फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2022। कहता 30 जून 2022 में उसने ये सेल किए बेटा, क्या क्या की है। इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई 24 लाख, इंट्रा स्टेट एग्जेम्प्ट सप्लाई 10 लाख और सप्लाई बे ऑफ रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस 14 लाख। अब सुनो, ये गुप्ता ट्रेडर्स है ना, एक ट्रेडिंग कंसर्न है, क्या है बेटा, मतलब गुड्स लाता है और बेचता है, वो काम है। साथ ही साथ उसका रेस्टोरेंट भी है। तो कितने बिजनेस हो गए भाई, दो। तो अगर मैन्युफैक्चर है तो कंपोजिट स्कीम में कितना है, 1%, रेस्टोरेंट में कितना है 5%, और अदर है तो कितना है 1%। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग है, ये अदर में आ गया, ट्रेडर है, तो ट्रेडर पे कंपोजिट स्कीम में जीएसटी कितना है 1% है। बात समझ आ गई, 1%। तो चलो अब अपने क्या करेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कंपोजिट टैक्स लायबिलिटी। आपसे ये नहीं पूछा, ले सकता है, कहता है कंपोजिशन में, तो ये उसकी क्या निकाल दो। अब देखो ये इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई 2,24,00,000 है, ये इंट्रास्टेट एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी है बेटा 10 लाख। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये जो इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई 24 लाख है, इसके ऊपर जीएसटी कितना लगेगा, हेलो 1% लगेगा। 24 लाख का 1% कितना हो गया है, 24,000। ये इंट्रास्टेट एग्जेम्प्ट सप्लाई है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है ये। अब यहां कंफ्यूजन आएगी, देखना एग्जेम्प्ट इस पे नहीं लगेगा, ठीक है। और ये किसकी सर्विस है, इसमें कितना लगेगा 5%, तो 14 लाख का 5% कितना आ गया 70,000। ये 24, इस पे जीरो लगेगा, ये 24 बेटा, इस पे जीरो और इस पे 70, तो टोटल कितना हो गया 94,000 कंपोजिट टैक्स लायबिलिटी आ गया। अब मेरी बात सुनो, आपने पढ़ा हो तो वहां ये पढ़ा था कि अपने जीएसटी 1% लगाएंगे मैन्युफैक्चरर पर, इधर देख बेटा, मैन्युफैक्चर में 1%, रेस्टोरेंट में 5, और अदर पे ट्रेडिंग में रेडिंग करता है उस पर 1%। तो वहां पर मैंने ये बताया था कि टोटल टर्नओवर पर 1% लगेगा, किस पे लगेगा, टोटल का मतलब एग्जेम्प्ट भी उसमें जुड़ेगी, एग्जेम्प्ट भी उसमें जुड़ेगी। अब यहां पर तो आपको ऐसे लग रहा है हाँ यार ये एग्जेम्प्ट इसलिए नहीं लगना चाहिए, एक्चुअल में क्या है, आप ध्यान से सुनना। एक ये टेबल पड़ी थी अपनों ने, निकालो जरा, निकाल ली, ये देखो, अगर मैन्युफैक्चरर है, इधर देख लो बेटा, जो मैं सिखा रहा हूं देख लो, अगर मैन्युफैक्चरर है, क्या है, मैन्युफैक्चरर है, तो 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, अंडरलाइन करना टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब अगर मैन्युफैक्चर है तो उसकी जो स्टेट में टर्नओवर हुई है, टर्नओवर है जितनी, टर्नओवर का मतलब क्या है, सेल। अब सुन लो मेरी बात, टर्नओवर में चाहे टैक्सेबल टर्नओवर हो, चाहे एग्जेम्प्ट हो, चाहे जीरो रेट हो, चाहे नील रेट हो, सब पे लगेगा। सर एग्जेम्प्ट पे क्यों लगेगा, मेरी बात सुनो, क्योंकि अगर वो नॉर्मल स्कीम में होता तो एग्जेम्प्ट में नहीं लगता, लेकिन उसने क्या ले ली, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में ये कहता है कि आपको 1% लगेगा, हम रेट भी तो कम कर रहे हैं, और इसे बोलते हैं आपको टर्नओवर लेनी है स्टेट की, क्या लेनी है, स्टेट की। अब सुनना, मतलब स्टेट की टर्नओवर लेनी है, तो यहां पर सारी आएगी, लिख लो यहां पर, इस मतलब एग्जेम्प्ट पर भी लगेगा, जीरो रेट पे भी, और नील रेट पे भी पर भी लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला टर्नओवर इन स्टेट, मतलब स्टेट में जितनी टर्नओवर हुई वो सारी लेंगे।
तो दिनेश सर अभी एग्जाम में क्यों नहीं लगाया, उसका आंसर ले लो। ये किसके केस में है, मैन्युफैक्चर के केस में। अब ये देखो, इन एनी अदर सप्लायर, अगर कोई और सप्लायर है मतलब ट्रेडिंग वगैरह वाला, तो 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। समझ आ गया मेरी बात? मतलब अगर कोई ट्रेडर है, ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसका 0.5% लिखा है ना सीजीएसटी और 0.5 एसजीएसटी, तो टोटल 1% पड़ेगा। तो इस केस में तो लगेगा टैक्सेबल सप्लाई पे, टैक्सेबल टर्नओवर पे, और उसमें लगेगा अगर मैन्युफैक्चर है तो, मैन्युफैक्चर है तो टर्नओवर इन स्टेट पे, मतलब वहां पर लिखा है सिर्फ टर्नओवर इन स्टेट, और यहां लिखा है टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट। समझ आ गई मेरी बात? अगर ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडर है, तो टैक्सेबल स्टेट इन टर्नओवर पे लगेगा, मतलब एग्जाम पे नहीं लगेगा 1%। अगर मैन्युफैक्चरर है तो बेटा टर्नओवर इन स्टेट लिखा है, टैक्सेबल नहीं लिखा हुआ, मतलब टर्नओवर, सारी टर्नओवर पे 1% लगेगा। बोलो बात समझ आ गई नहीं? ये बात आप लिख लो इस बुक पे, इस चार्ट के ऊपर, नहीं भूल जाओगे पेपर के टाइम। क्या लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। वैसे मैंने अंडरलाइन करा दिया कि अगर मैन्युफैक्चर है तो टोटल टर्नओवर पे 1% लगेगा। टर्नओवर इन स्टेट, टर्नओवर इन स्टेट पर 1% लगेगा, और अगर ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चर है तो टैक्सेबल पे लगेगा। तो किस पे लगेगा बेटा, टैक्सेबल पे लगेगा। बेटा देखो सिंपल, मैन्युफैक्चर है तो 1% टर्न ओवर इन स्टेट, मतलब पूरी से टोटल सेल का 1% लगेगा। और अगर मैन्युफैक्चर नहीं है तो फिर टैक्सेबल टर्नओवर पे लगेगा, मतलब उस पर एग्जाम पे नहीं लगता, टैक्सेबल पे लगेगा 1%। वैसे आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, याद रहना, यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, टर्नओवर इन स्टेट। इसका मतलब है टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट। समझ आ गई मेरी बात? तो अगर इस क्वेश्चन में जो भी अभी हमने क्वेश्चन किया, कितना नंबर किया आपने, ये, इसमें ये अगर ये, हेलो इधर देखो, इस क्वेश्चन में ये क्या था, ट्रेडिंग कंसर्न। अगर ये मैन्युफैक्चरर होता तो बेटा फिर इसके देखो, ये 24 लाख का लगा इसने 1%, और इस 10 लाख पे भी लगता, इस 10 लाख पे भी लगता, क्योंकि मैन्युफैक्चरर पर टोटल टर्नओवर पे लगता है, और अदर कोई है तो किस पे लगता है, टैक्सेबल पे लगता है, मतलब एग्जैम्प्ट, जीरो रेट, नील रेट पे नहीं लगेगा। क्लियर हो गया सर? क्यों? क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर है तो टोटल टर्नओवर स्टेट लेनी है, अगर अदर कोई है तो टैक्सेबल पे 1% लगाना है, मतलब जो जो सेल टैक्सेबल होती है ना उस पे 1% लगेगा, और मैं ट्रेडर है तो एग्जाम टोटल पे लगेगा। आगे बात समझे? उसमें तो वो तो हो ही गया, उसकी तो बात नहीं, उसकी तो 5% लगना ही लगना है, ठीक है ना? ये मैन्युफैक्चर और उसका डिफरेंस और बताया है, मतलब मैन्युफैक्चर में टैक्सेबल टर्नओवर स्टेट लेते हैं, और अदर में टैक्सेबल टर्नओवर स्टेट लेते हैं। समझ आ गई मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आर लिमिटेड ए ट्रेडिंग कंसर्न इन राजस्थान, आर लिमिटेड ए ट्रेडिंग कंसर्न इन राजस्थान वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है, इट फर्निशेस यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। It require you to determine the eligibility for composition scheme, ठीक है जी, and to calculate tax liability for the financial year 22-23। कहता है हमने उसकी 21-22 की इंफॉर्मेशन दी है, उसकी एलिजिबिलिटी बताओ, वो ले सकती है या नहीं ले सकती, और उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालो। देखो, इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय हिम 1,65,60,000। द ब्रेकअप ऑफ सप्लाई एज फॉलो, कहता टोटल सेल उसकी 1,65,50,000 है। अगर इस टोटल को देखो तो नहीं ले सकता क्योंकि 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा है, बट देखते ब्रेकअप में क्या क्या दे रखा, कुछ ऐसी सेल भी हो सकती है जो एग्रीगेट में इंक्लूड ना हो। चलो, पहला दे रखा इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एक्स चार्जेबल जीएसटी 5%, फिर इंटरस्टेट सप्लाई मेड विद चार्जेबल टू जीएसटी एट नील रेट, ठीक है। इंट्रास्टेट सप्लाई मेड विच इज होली एग्जेम्प्ट,
वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ये नहीं लेते, इनवर्ड सप्लाई मतलब रिवर्स चार्ज में टैक्स लगाया हुआ, आपने परचेज किया 25 लाख के बेटा, और इंट्रास्टेट सप्लाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं, सारी इंट्रा है ना। अब अपने इसकी, अब आप इसको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर में मैंने आपको बताया था क्या क्या लेंगे, बताया था ना। एग्जाम सप्लाई भी लेंगे, एग्जाम का मतलब नील रेट, जीरो रोल रेट और नॉन टैक्सेबल भी लेंगे, याद है। तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एक्स मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज कितनी, 60 लाख, 33 लाख, 17 लाख और 30 लाख, उसको लेंगे नहीं। तो टोटल सेल कितनी बनी है बेटा, 1 करोड़ 40 लाख 60 हजार, 1.5 करोड़ से क्या है, कम है। तो इसलिए हमें क्या लिखेंगे कि कंपोजिट स्कीम ले सकता है, कंपोजिट स्कीम ले सकता है, ठीक है। Since the aggregate turnover of R Limited is 1 crore 40 lakh 60,000, which is not more than 1.5 crore, hence R Limited is eligible to opt composition scheme. कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। आंसर आ गया बेटा। अच्छा, अब तक देता हूं आर लिमिटेड ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, चेक करना जरा। ट्रेडिंग करता है। आर लिमिटेड क्या करता है बेटा, ट्रेडिंग करता है। अब इसके अपने क्या निकालेंगे, अपने क्या निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। ट्रेडिंग करता है तो बताओ, ट्रेडिंग वाले में अपने टर्नओवर का मतलब क्या होता है, टर्नओवर सेल होती है, टर्नओवर क्या होती है, टर्नओवर स्टेट लेंगे या टैक्सेबल टर्नओवर स्टेट लेंगे, है। और मैन्युफैक्चर होता तो क्या लेते, बात समझ आ गई। तो अब टैक्स लगाएंगे। तो इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज कितनी, 60 लाख। फिर वो नील रेट वाली जीरो, नील रेट वाले पे नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट पे भी नहीं लगेगा और रिवर्स चार्ज पे भी नहीं लगेगा, क्योंकि समझ आ गया। अरे रिवर्स चार्ज पे कंपोजिशन स्कीम का 1% नहीं लगेगा ना, रिवर्स चार्ज पे जो खरीद के लाया जो टैक्स हो तो देगा ही देगा। बोलो बेटा, वो तो परचेज है ना इसकी, ठीक है। 60 लाख और आगे देखो क्या है, ये गुड्स बेचे 30, टोटल कितने हो गए, 90 लाख। 90 लाख का 1% देगा बेटा, 90,000 तो ये कंपोजिशन स्कीम का टैक्स देगा, प्लस जो उसने परचेज की है उसके ऊपर क्या लगा था, आरसीएम। कितने की परचेज की थी उसने, कितने की, 25 लाख की, उस पर टैक्स कितना है, 12%। तो रिवर्स चार्ज में वो पे करना ही पड़ेगा। 25 लाख का 12% कितना हुआ, 3 लाख। तो टोटल टैक्स कितना देगा, 3,90,000। कोई डाउट है क्या, पक्का। क्वेश्चन नंबर 11, अब ध्यान से सुन लो। मैंने आपको यह बताया था कि भैया एक व्यक्ति के कितने भी बिजनेस हो, एक व्यक्ति के कितने भी बिजनेस हो, सारे बिजनेस की टर्नओवर देखते हैं अपने, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 करो खुद से, जल्दी करो, देख के पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 12 मतलब 13 होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 14 होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 15 होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 17 सिर्फ 10 मिनट के हैं। अब इसमें जो चीज दिक्कत आएगी वो बता देता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना, सुनना भाई। देखो, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन गुड्स प्लस सर्विस देता है, दोबारा बता रहा हूं ये बात, गुड्स प्लस सर्विस देता है तो वो कितनी सर्विस दे सकता है, ध्यान से सुनना। तो वो कितनी सर्विस दे सकता है, तो बेटा वो जो आपकी पिछले साल सेल थी उसका 10% और 5 लाख, जो दोनों में से ज्यादा है उतनी सर्विस दे सकता है गुड्स के साथ। गुड्स के अगर उससे ज्यादा देता है तो वो कंपोजिशन नहीं दे सकता। बोलो, बात समझा दी। ये गुड्स के साथ है और अकेला ओनली सर्विस देता है, ओनली सर्विस देता है तो फिर वो 50 लाख तक दे सकता है, चाहे स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट हो और चाहे जनरल हो, उसमें 50 लाख लिमिट है। तो बच्चा कहता है सर ये इसमें ज्यादा है, अरे नहीं यार इसमें ज्यादा है, इसमें एग्रीगेटर और 1.5 करोड़ भी तो है, इसमें कहा 1.5 करोड़ है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, बात समझा की।
अगर गुड्स के साथ साथ सर्विस देता है, मतलब मेन काम तो किस चीज का है, तो उसका गुड्स का, लेकिन उसके साथ थोड़ी मोटी क्या देता है, सर्विस देता है, तो दे सकता है। पहले ये रूल था कि बिल्कुल भी नहीं दे सकता, एक भी सर्विस नहीं दे सकता, अगर देता है तो कंपोजिशन नहीं ले सकता। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ये तो गलत हो रहा है, गवर्नमेंट ने कहा ये तो गलत हो रहा है। हेलो, ठीक है, ये गुड्स के साथ सर्विस है, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर एक गुड्स बेच रहा है और मान लो 2000 5000 की भी सर्विस दे दी, ठीक है, तो कहता जी कंपोजिशन नहीं ले सकता, गलत हो जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा भाई सर्विस दे सकता है, जो उसकी टर्नओवर है, मान लो उसकी टर्नओवर 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का 10% कितना हुआ, 10 लाख, और 5 लाख, जो दोनों में से हाई हाई कितना है, 10 लाख, तो 10 लाख तक की सर्विस दे सकता है। अगर 10 लाख तक सर्विस देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुड्स के अलावा, तो कंपोजिशन से बाहर नहीं होगा। बात समझा कि नहीं? ये कब, ये कंडीशन कब लगेगी, 10% और 5 लाख गुड्स के साथ अगर सर्विस देता है, और एक्सक्लूसिवली सर्विस देता है, तो फिर ये कितनी लिमिट है बेटा इसकी, 50 लाख। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? इसके क्वेश्चन है सारे के सारे। अब आपको बीच में से कोई भी क्वेश्चन करके बता देता हूं मैं आपको। कितने नंबर किया था अपना क्वेश्चन? अभी अपनों ने कितने नंबर किया है? 11 किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप यही करते हैं बड़े। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15, एग्जांपल नंबर 15, मतलब एक्स लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन राजस्थान, इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन वर्थ ऑफ रुपी 1 करोड़ 20 लाख, फाइनेंशियल ईयर 21-22, इट हैज ऑफ द कंपोजिशन स्कीम ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल उसकी टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख थी, इसलिए उसने एक फाइनेंशियल ईयर में क्या ले ली बेटा, कंपोजिशन ले ली। इट फर्निशेस यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23, इट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी, कहता है कंपोजिट टैक्स लायबिलिटी निकालो और टोटल। सर कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी आएगी वही तो टोटल है, नहीं उसमें रिवर्स चार्ज का कोई टैक्स लायबिलिटी तो जोड़ देंगे, वो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये डिटेल अपने को नीचे अगले को टेबल में दे रखी है, देखो बेटा। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, जेड गुड्स, जेड चार्जेबल टू 12% जीएसटी, कितना परसेंट जीएसटी इसके ऊपर, 12%। सर 10 मिनट में करता हूँ क्लास लेके, 10 मिनट में करता हूँ क्लास लेके सर, ठीक है, ठीक है जी। इंट्रास्टेट में 12, इंट्रास्टेट सप्लाई मेड विच इज चार्जेबल टू जीएसटी नील रेट, ठीक है। इंट्रास्टेट सप्लाई 5% जीएसटी, इंटरेस्ट अर्न ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई थी कि बेटा इंटरेस्ट मिलता है लोन पे, एडवांस पे, एफडी पे, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, याद है या नहीं है? ये बात ध्यान से सुन लेना, चाहे कुछ भी हो, हेलो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे कोई भी हो। हालांकि मैन्युफैक्चर में लिखा है टर्न ओवर इन स्टेट, मतलब टोटल लेंगे, जीरो रेट भी लेंगे, नील रेट भी लेंगे, लेकिन जीरो रेट नील रेट लेंगे इसमें मैन्युफैक्चर में, लेकिन ये नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ध्यान रखना हमेशा। क्यों सर, क्यों नहीं? क्योंकि इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया हुआ है गवर्नमेंट का, किसको नहीं लेना, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया, फिर दिक्कत क्या है, ठीक है। उसके बाद बोलता है इंट्रास्टेट सप्लाई विच इज होली एग्जाम्प्ट, ठीक है, 4,40,000। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, ये तो आरसीएम है बेटा, इंट्रास्टेट सप्लाई 5%। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन है देखो क्या लिखा है, यू आर डिटरमाइन द कंपोजिट टैक्स लायबिलिटी इफ एक्स लिमिटेड इज ट्रेडर, मतलब ट्रेडर है, और पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसने सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, एक्स लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग, मतलब क्वेश्चन में दोनों बार कर रहा है। अब यहां पर क्लियर हो जाएगा नीरज, टर्न ओवर इन स्टेट लेंगे मैन्युफैक्चरिंग के केस में, और ट्रेडर के केस में लेंगे टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट, ये क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कंप्यूटेशन ऑफ कंपोजिट टैक्स लायबिलिटी ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये लो जी, 2 कॉलम बना लिए। पहले मैन्युफैक्चर का करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं है यार, चक्के कैलकुलेटर रेट लगानी है। पहले में सेल कितनी, 50 लाख, उसका 12 पर मैन्युफैक्चर का कितना बेटा, 50 लाख सेल ले ली, फिर उसमें कितना है 28 लाख, 8 लाख, और इंटरेस्ट लेंगे नहीं, और एग्जाम्प्ट भी लेंगे 4,40,
और इनवर्ड लेते नहीं है, इनवर्ड पे तो पूरा टैक्स लगेगा अलग से, बोलो बेटा आरसीएम है। और ये टोटल आ गई आपकी सेल 98,40,000, उसका 1% लगा दिया 98,400। अब आ जाओ बेटा क्या मान के करना है, नीरज ट्रेड रेट, उसमें सारा लेके ये 50 भी आ गया। अब इसमें ये जो आपका नील रेट है ये नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे टैक्सेबल टर्नओवर लेते हैं, और नील रेट का जीरो रेट है, और टैक्सेबल तो है ही नहीं। उसके बाद 8 लाख तो आएगा ही आएगा, इंटरेस्ट तो वैसे भी नहीं आएगा, और एग्जाम्प्ट नहीं आएगा, और रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, तो यहाँ टर्नओवर आएगी 66 लाख, उसका 1% कितना है 66,000। बस आगे बात समझे। और दोनों केस में आरसीएम में सेम आएगा, चाहे ट्रेडर हो चाहे मैन्युफैक्चरर हो, रिवर्स चार्ज में जो टैक्स देता है परचेज के ऊपर उसको देना ही देना है। नीचे देख लो, टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज, दोनों कॉलम है बराबर में। कितने की खरीदी बेटाओ 7 लाख की, 5% देगा, कितना हुआ 35,000 और 35,000। अब मैन्युफैक्चर में पहले केस में 98,400, दूसरे 35,000, टोटल आ गया 1,33,400। और इसमें ट्रेडर में पहले 66,000 प्लस 35,000, 1,01,000। कोई डाउट है क्या, बोलो कर लोगे। आगे ये ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन आगे 10% और 5 लाख वाले, ये मैं करा भी चुका हूँ आपको, ठीक है। ये कल कंप्लीट कर लेना, इसको 3-4 क्वेश्चन कर लेना, कोई डाउट पूछ लेना। कल मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब ये समझ लो सबसे लास्ट चैप्टर है इसका इंपोर्टेंट, बस। उसके बाद 2-3-4 चैप्टर छोटे छोटे हैं बिल्कुल। मतलब कल जो कराऊंगा आईटीसी, उसमें से 20 नंबर का आएगा, वैल्यूएशन सप्लाई में से 20 नंबर का आएगा। कल वाले करने के बाद 16-20 वाले दोनों कंप्लीट हो जाएंगे आपके। जय श्री श्याम।